नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित को आपने मेरे साथ कई डिबेट्स में, कई चर्चा में देखा होगा इससे पहले भी। वॉशिंगटन डीसी में रोहित हमारे संवाददाता हैं और वहां से तमाम अहम जानकारियां, अमेरिका का रुख, तमाम अहम मुद्दों को लेकर क्या है, व्हाइट हाउस से क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, रोहित TV9 भारतवर्ष पर हमें बताते रहते हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रोहित, एक जो दिलचस्पी मेरी है ये जानने में कि जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ, जब मॉस्को में क्रेमलिन जैसी अति सुरक्षित इमारत पर ड्रोन अटैक होता है, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और यूक्रेन को लगातार अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जैसे ही हमला हुआ उसके 12-13 घंटे के अंदर अंदर रूस ने डायरेक्टली यूक्रेन का नाम लिया और कहा कि यह यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला था जिसका बदला भीषण पैमाने पर लिया जाएगा। अमेरिका में इस अटैक को लेकर क्या हलचल थी? आप वहीं पर मौजूद थे, क्या रुख पूरे मुल्क में आपको नजर आया? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात ये थी कि सरप्राइज फैक्टर की जो बात थी, जैसे हमारे न्यूज़ रूम में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी। Yes, of course. एग्जैक्टली वहाँ पे भी वही माहौल था। क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। यूजुअली होता यह है कि वो कहते हैं चलिए रुकिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो उसको फिल्टर करके फिर लेके आते, प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे इट वॉज अ सरप्राइज। मुझे लगता है कि जैसे हमारा एक टिकर चला होगा, वहाँ पे एकदम से चला होगा कि ये क्या हो गया। तो ये अमेरिका ने ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिशियल्स ने कहा। अमेरिकी इंटेलिजेंस को तो सारी खबरें रहती हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस को हवा तक नहीं लग पाई और क्रेमलिन पर अटैक हो गया। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसका ये है कि जब ये हुआ तो बहुत देर तक एक किसी ने कुछ, ना कोई ट्वीट आया, ना कोई मैसेज आया, और हर रिपोर्टर लगा हुआ था जानने में कि हुआ क्या, क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। यूजुअली ये होता है कि ऐसे कोई हरकत होती है तो एक कम से कम ये आ जाता है कि विल रिस्पॉन्ड एट सच एंड सच टाइम। उस टाइम थोड़ी हड़बड़ी मची हुई थी। और वही जो उनका जो ओपिनियन था उस टाइम, सॉरी, उनका जो कहना था, वो अभी भी हम देख रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। उन्हें अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है, और अगर पता चल गया तो आई थिंक वो रुके हुए हैं बताने के लिए, थोड़ी सी डी-एस्केलेट हो जाए सिचुएशन तब तक के लिए। लेकिन ये बात क्या मानी जा सकती है, ये एक्सेप्टेबल है क्या कि रूस ने, क्योंकि खुद ही ऐलान करने में काफी ज्यादा वक्त लगाया, 11-12 घंटे बाद वो स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि वो रूस की तरफ से जारी किया गया, क्या उस स्टेटमेंट के जरिए ही अमेरिका को पता चला कि ये अटैक हो गया? ये बात एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, मुझे लगता है उन्हें होने के बाद तो ऑब्वियसली उन्हें पता था। जैसे ही वो हिट हुआ ड्रोन, मुझे 100% विश्वास है कि उनको पता था कि ये हो गया है। लेकिन स्क्रैम्बलिंग, राइट, जैसे उनकी हॉटलाइंस एस्टैब्लिश्ड है रशिया और वॉशिंगटन डीसी के बीच में, तो वहां पे थोड़ा कुछ कंफ्यूजन, इस तरह की चीजें हुई होगी, और सोचा होगा कि देखिए इसको किस तरह से किया जाए। प्लस ऑल्सो ये भी कोशिश होती है कि जो रशिया की तरफ से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ब्लेम वॉशिंगटन डीसी पे डाल दिया जाए। तो आई थिंक वो सारी चीजें डिस्कस हुई होगी और किया होगा। तो इससे आई थिंक थोड़ा रशिया ने भी टाइम, क्योंकि बात तो यही ना कि होने के बाद तो पता चल ही गया दुनिया को, होने से पहले क्या पता था अमेरिका को? अमेरिका, और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका को सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पता था, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क अमेरिका कभी भी नहीं लेगा यूक्रेन, रशिया के साथ, और वो भी यूक्रेन को ये बोलते हुए कि देखिए आप इस तरह की कोई हरकत कीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदा एस्केलेशन हो सकता है। ऑब्वियसली जो वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो तो दिस इज गोइंग टू बी रियली बैड। अच्छा, एक बात यहाँ पर साफ मैं भी कर दूं कि जो रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव, रूस में नंबर 2 की उनकी भूमिका है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब हमारे पास जेलेंस्की को एलिमिनेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जेलेंस्की को खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, ये उन्होंने कहा है। रूस का कुल मिलाकर रुख क्या नजर आ रहा है और अमेरिका रूस के इस रुख पर, इस तल्ख रुख पर कैसे नजर बनाए हुए? देखिए, ये जो डायरेक्ट थ्रेट दिया जा रहा है एक हेड ऑफ द स्टेट को, आई थिंक दिस इज नॉट गोना बोर्ड वेल विद एनीबॉडी, वो कोई भी देश का लीडर हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक वही जो मैं कह रहा था कि प्रेशर बनाया जा रहा है यूएस के ऊपर, कि भाई आप इसको खत्म करें वॉर को, कहीं ना कहीं से एक कोई भी चीज़ ऐसी निकाल के कि इसे नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए। तो मुझे लगता है एक नया कार्ड रशिया ने प्ले करना शुरू किया है कि इसकी वजह से शायद हो सकता है कि यूएस बोले कि चलिए ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स ट्राई टू नेगोशिएट दिस। और कहीं ना कहीं आई थिंक एवरीबडी वांट्स दिस वॉर टू एंड इन द यूएस, क्योंकि देखिए अगले साल वहां पे जो बाइडेन के चुनाव भी हैं, वो नहीं चाहते, ही डजंट वांट टू कैरी दिस मंकी ऑन हिज बैक। तो उनकी भी ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको कहीं ना कहीं पे इसको एक अंजाम दिया जाए। और मुझे लगता है कि रशिया जो है अब इसमें थोड़ा सा वॉरफेयर से हट के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आ गया है कि उनको टेबल पे लाया जाए और शायद इसका कोई जो है इसको रिजॉल्व किया जाए, कंक्लूड किया जाए। देखिए, हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं कि यूक्रेन लगातार इस जंग में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है, और अमेरिका ने
अपने सारे मकसद पूरे किए हैं। ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर लगातार दागी जा रही है, रूस को डेंट किया जा रहा है, वो भी अमेरिका ये सब कुछ बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए हुए कर रहा है। यूक्रेन की सरजमीन के थ्रू ये सब किया जा रहा है। ये बातें लगातार होती रही हैं, लेकिन क्या अमेरिका की जनता, अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, जो अमेरिकी नागरिक हैं, वो अमेरिका की सोच से इत्तेफाक रखते हैं क्या? अमेरिका को हो रहा फायदा, चाहे वो हथियारों की खरीद के मसले को लेकर हम जिक्र करें या फिर अमेरिका की जो मौजूदा स्ट्रैटेजी है, उसे अमेरिका की जनता किस लिहाज में देख रही है? और क्या अमेरिका की जनता इस पक्ष में है कि यूक्रेन की इस हद तक मदद जारी रखी जाए? देखिए, रिपब्लिकन्स जो है वो अभी पिछले कुछ 6 महीने से बार बार कह रहे हैं कि हमारे ये फंडिंग जिसे रोकना चाहिए, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन रहा है अमेरिका में। सिटीजन्स के अगर आप नॉर्मल लोगों से बात करें तो उतना समर्थन नहीं रहा है। और ये बात जो बाइडेन को भी पता है। और क्योंकि इतनी देर तक ये वॉर चला, जब मैं बताना चाहूंगा, जब ये वॉर शुरू हुई तो लोगों लगा था 5 या 6 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी। तो इसको इतना लंबा अमेरिका ने अपने लिए खींचा है, जो हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर एक आम अमेरिकी नागरिक को पूछा जाए, वहां पे इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इकोनॉमी नीचे गई हुई है, तो ऐसे समय में वॉर को लेकर सपोर्ट बहुत नीचे जाती जा रही है। और जैसे जैसे आप देखेंगे, जब जब प्राइमरी शुरू होगी, रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन आएगा, तो मुझे लगता है कि ये और सपोर्ट नीचे जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहते जा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ का राष्ट्रपति होता तो ये वॉर नहीं होती, ये वॉर नहीं होती। तो ऐसे में जो बाइडेन का आने वाले वक्त में रुख क्या होगा, इस वॉर को कितना लंबा खींच सकता है अमेरिका, इस पर भी हमारी नजरें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका। और रोहित हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं, वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन दिनों इंडिया आए हुए हैं और यही वजह है कि अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, अमेरिका के नागरिकों के जहन में कौन सी बातें चल रही हैं इस जंग को लेकर, ये हमने उनसे समझने की कोशिश की। फिलहाल TV9 डिजिटल में हमारे साथ बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।